आज हम अमेरिकी न्याय विभाग यानी डीओजे की उस बड़ी कार्रवाई पर बात कर रहे हैं जिसके तहत वो गूगल को अपना क्रोम ब्राउज़र बेचने पर मजबूर कर सकता है। हाँ। हमारे पास तकनीक, वित्त और डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े कई स्रोत हैं और हम इस पूरी स्थिति के नतीजों को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और देखिए, क्रोम कोई छोटा मोटा ब्राउजर नहीं है। सही कहा। दुनिया भर में मतलब लगभग 2/3 लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। सही। एक अनुमान है कि 2024 तक ये आंकड़ा 73% तक पहुंच सकता है। 72%? बाप रे। हाँ, तो अगर ये बिकता है तो टेक जगत में सचमुच हलचल मच जाएगी। डीओजे का जो मुख्य आरोप है वो ये कि गूगल ने सर्च और विज्ञापन बाजार में अपना दबदबा बनाने के लिए और बनाए रखने के लिए क्रोम का गलत इस्तेमाल किया है। अच्छा। मतलब प्रतिस्पर्धा को दबाया है, और ये शायद शर्मन एक्ट का उल्लंघन है। शर्मन एक्ट, ये वही अमेरिकी कानून है ना जो एकाधिकार को रोकता है? हाँ बिल्कुल, कंपनियों को बाजार में गलत तरीके से मोनोपोली बनाने से रोकता है। अच्छा, जरा इस पहलू को और गहराई से समझते हैं। गूगल के लिए क्रोम मतलब इतना जरूरी क्यों है? सिर्फ विज्ञापन? विज्ञापन तो है ही, वो एक बहुत बड़ा कारण है, जाहिर है। हाँ। 2020 में गूगल की जो 147 अरब डॉलर की विज्ञापन आई थी, उसका एक अच्छा खासा हिस्सा क्रोम से जुड़ा था। बाप रे, 147 अरब? हाँ, लेकिन बात सिर्फ पैसे की नहीं है। असल में क्रोम गूगल के लिए यूजर डेटा इकट्ठा करने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया है। डेटा? हाँ, और फिर इसका गूगल की दूसरी सेवाओं से गहरा इंटीग्रेशन है। सोचिए ना, जीमेल, ड्राइव, यूट्यूब, सब। हाँ, वो तो है। इससे न केवल यूजर ज्यादा जुड़े रहते हैं, बल्कि गूगल को और भी ज्यादा डेटा मिलता है, और डिफॉल्ट सर्च इंजन होने से सीधी कमाई तो है ही अलग। और वो क्रोम बुक्स वगैरह भी तो हैं? बिल्कुल, क्रोम ओएस और क्रोम बुक्स के जरिए ये पूरा इकोसिस्टम और भी फैलता है। एक स्रोत में तो गूगल के सीएफओ का जिक्र था कि क्रोम यूजर एक तरह से लॉक्ड इन है। लॉक्ड इन मतलब वो ग्राहक जो आसानी से कहीं और नहीं जाता। और उसकी लाइफ टाइम वैल्यू, यानी उस ग्राहक से कंपनी को कुल कमाई बहुत ज्यादा होती है। अच्छा। तो अगर ये बिकता है क्रोम, तो इसके असर क्या हो सकते हैं? सबसे पहले अल्फाबेट के स्टॉक पर क्या असर होगा, गूगल की पेरेंट कंपनी? देखिए, छोटी अवधि में तो अस्थिरता की आशंका है। जैसा पहले माइक्रोसॉफ्ट के एंटी ट्रस्ट मामले में हुआ था, कुछ वैसा ही। कुछ एनालिस्ट्स का अनुमान है कि स्टॉक 5% से शायद 25% तक गिर सकता है। 5 से 25, ये तो बहुत बड़ा दायरा है। हाँ, काफी बड़ा है। शायद इसलिए क्योंकि अभी मतलब कुछ पक्का नहीं है ना। सही बात है। ये तो हुई स्टॉक की बात। लेकिन लंबी अवधि में क्या ये अल्फाबेट को एआई और क्लाउड जैसे दूसरे एरिया में ज्यादा फोकस करने पर मजबूर करेगा? लगती है। वैसे भी अल्फाबेट की वित्तीय स्थिति काफी मजबूत मानी जाती है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग जगत पर इसका असर शायद ज्यादा सीधा होगा, और बड़ा भी। कैसे? एड टारगेटिंग पे? हाँ बिल्कुल, विज्ञापन लक्ष्यीकरण यानी एड टारगेटिंग मुश्किल हो सकती है, क्योंकि डेटा तक पहुंच कम हो जाएगी ना। अच्छा। कंपनियों को फर्स्ट पार्टी डेटा पर ज्यादा निर्भर होना पड़ेगा, मतलब वो जानकारी जो सीधे ग्राहकों से मिलती है। और एनालिटिक्स, रिपोर्टिंग, एसईओ पे भी असर पड़ेगा? निश्चित रूप से, बिल्कुल। क्रोम के मानक अगर बदलते हैं तो वेबसाइटों की रैंकिंग बदल सकती है। तो फिर सफारी, फायरफॉक्स, एज जैसे दूसरे ब्राउजरों को फायदा हो सकता है। हाँ, शायद उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिले। और इसका असर सिर्फ विज्ञापन या स्टॉक पर नहीं है। सोचिए उन लाखों कंपनियों के बारे में जो रोज के काम के लिए गूगल वर्कस्पेस, मतलब पहले जी स्वीट, पर निर्भर हैं। हाँ, वो तो है। सुनने में आ रहा है कि एडमिन्स में ये चर्चा चल रही है कि जी स्वीट के कई मैनेजमेंट टूल्स सीधे क्रोम पर निर्भर करते हैं। अच्छा। हाँ, तो अगर क्रोम बिकता है तो शायद ये निर्भरता कम हो और दूसरे ब्राउजरों से इंटीग्रेशन आसान हो जाए। लेकिन फिर क्रोमबुक्स का क्या होगा, या बियॉन्ड कॉर्प, जीरो ट्रस्ट जैसी सुरक्षा सेवाओं का? वो तो क्रोम पर बहुत निर्भर हैं। ये भी एक चिंता है। ये तो काफी जटिल है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर, इसे खरीदेगा कौन? कौन हो सकता है खरीदार? हाँ, ये बड़ा सवाल है। देखिए, कई नाम हवा में हैं। जैसे ओपन एआई का जिक्र है, शायद अपने एआई मॉडल्स को बेहतर बनाने के लिए वो डेटा सेट चाहेंगे। डेटा के लिए? हाँ, परप्लेक्सिटी का नाम भी है, शायद ओपन एआई को रोकने के लिए। याहू, वो भी इसे अपनी वापसी की कोशिश के तौर पर देख सकता है। याहू, अच्छा। और मेटा है ही, फेसबुक की पेरेंट कंपनी, वो इसे अपने विज्ञापन के बिजनेस को और मजबूत करने के लिए खरीद सकते हैं। कीमत क्या होगी इसकी, कुछ अंदाजा? अनुमान तो 15 अरब डॉलर से 50 अरब डॉलर।
या उससे भी ज्यादा का है? 15 से 50 अरब डॉलर। हाँ, तो डगडगगो जैसी कंपनी के लिए ये शायद बहुत महंगा सौदा हो। हाँ, उनके लिए मुश्किल होगा। एक संभावना ये भी है कि क्रोम एक अलग स्वतंत्र कंपनी बन जाए। ये भी हो सकता है। हाँ, पर ये सब अभी अटकलें ही हैं। गूगल अपनी तरफ से एआई और क्लाउड पर फोकस बढ़ा रहा है और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन मजबूत रखने की कोशिश कर रहा है। इसमें एक राजनीतिक एंगल भी है ना? हाँ। जिसका जिक्र करना जरूरी है निष्पक्ष रूप से। हाँ, बिल्कुल। स्रोतों के मुताबिक पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने गूगल को तोड़ने का विरोध किया था। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय हितों का हवाला दिया था। हालांकि वो गूगल पर पक्षपात का आरोप भी लगाते थे। हाँ, वो भी था। वो गूगल पर रूढ़िवादियों के प्रति पक्षपात का आरोप लगाते थे। लेकिन मौजूदा प्रशासन इस कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है। देखिए, हम यहाँ सिर्फ स्रोतों में दी गई जानकारी बता रहे हैं, किसी का पक्ष नहीं ले रहे। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर इसका निचोड़ क्या निकलता है? निचोड़ यही है कि डीओजे का ये कदम गूगल और पूरे टेक उद्योग के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। छोटी अवधि में बाजार में उथल-पुथल दिखेगी और लंबी अवधि में बड़े बदलाव संभव हैं। अल्फाबेट शायद इस झटके को झेल जाए, उनकी नींव मजबूत है। लेकिन मार्केटर्स और यूजर्स? हाँ, डिजिटल मार्केटर्स, कंपनियों और हम जैसे यूजर्स को आने वाले बदलावों के लिए तैयार रहना होगा। कौन खरीदेगा, नतीजा क्या होगा, ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के नाम पर उठाया गया ये कदम कहीं ऐसा ना हो कि क्रोम किसी दूसरे टेक दिग्गज या एआई पावर हाउस के हाथ में चला जाए? मतलब एकाधिकार की चिंताएं खत्म होने के बजाय नए रूप में सामने आ जाएं। ये एक विडंबना हो सकती है, या फिर क्रोमियम का जो ओपन सोर्स नेचर है, जिस पर क्रोम बना है, उसका खुलापन इस बिक्री और उसके बाद के असर को कैसे शेप देगा, ये सवाल आने वाले समय में और भी महत्वपूर्ण हो जाएंगे।